हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे। रात को अथर्व आध्या के कमरे में गया तो किया आज वहां नहीं थी, लेकिन आध्या के पेट में दर्द था, शायद पीरियड्स की वजह से था। तो अथर्वा ने उसे परेशान नहीं किया और बोला कि वह कल छुट्टी ले ले, तो आध्या ने भी हाँ कह दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में आ गया। अक्षत लक्षिता से बात कर रहा था। वह अथर्व को आते देखकर बोला, चलो फिर राक्षस आ गया, मैं फोन रखता हूँ। फिर वह अथर्व से बोला, आज मैंने तुम्हें गाड़ी में एयरपोर्ट जाते हुए देखा और तेरा पीछा भी किया। अब बाकी सब तू खुद बताएगा या फिर ललित अंकल के सामने सब उगलेगा। उसकी बात सुनकर अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तो मेरी जासूसी से करेगा कुत्ते। उसके बाद उन दोनों में जमकर हल्के हाथ पर चले। आखिर में अथर्व ने अपना सबसे बड़ा हथियार उसे किया। उसने अक्षत का हाथ काट लिया, जिसे वह काफी देर तक बेड पर मसल रहा था, और उसे धमकाते हुए बोला, मैं कल सुबह ललित अंकल को यही लेकर आऊंगा, फिर देखता हूँ तुझे। तो अथर्व बोला, होम मिनिस्टर के रिलेटिव के बच्चे और उनकी गर्लफ्रेंड्स मुंबई घूमने आए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं खुद उन्हें मुंबई घुमा दूं। अब मैं तो कल से बाहर नहीं जा पाऊंगा, तो मैं उन्हें वेदांत से मिलने ले गया था ताकि वह उन्हें घुमा सके। वह सब गणेश विसर्जन तक इसी शहर में रहेंगे। तो अक्षत उसे घूरते हुए बोला, आप सच बोल रहा है ना तू? तो अथर्व ने बदले में उसे घूर कर देखा। तो अक्षत बोला, मुझे भी मिलना है उनसे। तो अथर्व बोला, कल वह सब यही होंगे शाम को, तो चाहे उनके गले में झूल जाना। अब मुझे नींद आ रही है, यह बाजू इधर रख। अक्षत ने अपनी बाजू रख दी तो अथर्व ने उसे तकिया बनाकर सर रखकर लेट गया। कुछ ही देर में वह सो गया। वहीं अक्षत को भी लगा कि अथर्व सच बोल रहा है। अगर कोई झोल कर रहा होता तो कभी वह उसे उन लोगों से नहीं मिला था, और यहीं पर वह धोखा खा गया। उसके बाद वह भी सो गया। अगले दिन सुबह ही गार्डन में हल्दी की तैयारी चालू हो गई थी। सब जगह पीली और गुलाबी पर्दे और फूल लग चुके थे। आज संडे भी था, तो सब हवेली में ही थी। मीनल जी खुद हल्दी पिसवा रही थी उपटन बनाने के लिए। वही अथर्व खुराफाती नजरों से सब कुछ देख रहा था। वह किचन में गया तो रोहिणी और राधा आपस में बातें कर रही थी। तभी उसने सुना कि उन्हें हल्दी लगे के बाद उनकी झूठी हल्दी लड़कियों को लगेगी। तो अथर्व मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। अब वह हाल में आकर बैठा तो लक्ष्य भी आ गया। वह अक्षत और धैर्य के साथ था। अथर्व उनके पास बैठ गया और बोला, वह परेशान आत्मा वंश और वह सिंगल हटी नहीं आए अब तक। यक्ष ने ना कहा तो अथर्व ने बंद को फोन किया। तो वंश बोला कि वह दोनों बस अभी मुंबई पहुंचे हैं, दोपहर तक वह दोनों हवेली पहुंच जाएंगे। तभी सब ने मेहता परिवार को आते देखा। मोनिका को देखकर अथर्व के दोस्तों का मुंह बन गया। अथर्व खिसकते हुए मिलन जी के पास गया और उनके कान में धीरे से बोल, दादी अभी तो 11 बजे हैं, फिर ये लोग अभी क्यों मुंह उठाकर यहाँ चले आए? मीनल जी ने उसे घूर कर देखा तो अथर्व खी करते हुए हंसने लगा। तो मीनल जी बोली, आज दोपहर में लंच वह सब हमारे साथ ही करेंगे, उसके बाद हल्दी का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तभी मोनिका ने आकर उसकी बाजू में हाथ डालते हुए कहा, हाय अथर्व। अथर्व ने अक्षत और लक्ष्य की तरफ देखा तो वह वहां से बाहर गार्डन में जा रहे थे। तभी हाल में अथर्व के गार्ड की आवाज गूंजी, सर। अथर्व और बाकी सब लोगों ने दरवाजे की तरफ देखा तो गार्ड निया खुशबू नायरा के साथ वहां खड़ा था। वह बोला, सर ये लड़कियां कह रही है कि अपने इन्हीं इनवाइट किया है। तीनों लड़कियों को देखकर मोनिका के साथ साथ आध्या और बाकी सब लोगों ने भी अथर्व को घूर कर देखा। तो अथर्व मोनिका से अपनी बाजू छुड़ाते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ गया। अथर्व ने गार्ड को जाने के लिए कहा और तीनों लड़कियों से धीरे से, यहाँ पर मुझे सर कहकर मत बुलाना, अर्थ कह सकती हो। तो तीनों लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी राकेश अपना मुंह खुलता है। उससे पहले ही अक्षत ने सवाल पूछ दिया, कौन है ये तीनों और क्या कुसूर पुसूर कर रहा है? तो अथर्व बोला, ये तीनों उन चारों लड़कियों की गर्लफ्रेंड है जो होम मिनिस्टर के रिलेटिव है। उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए और तीनों लड़कियों के साथ साथ सब एक साथ चिल्लाए, क्या? तो राकेश बोला, 3 लड़कियां और 4 लड़कों की गर्लफ्रेंड। तो अथर्व में देखा तो तीनों लड़कियां उसे घूर रही थी। वह हंसते हुए बोला, मेरा मतलब है कि यह उन चारों लड़कों में से 3 की गर्लफ्रेंड है। फिर अथर्व ने राधिका को इशारा से अपने पास आने को कहा तो राधिका रीति के साथ उसके पास आ गई। तो अथर्व बोला, सुनो दोनों, यह है नायरा, निया और महक। तो महक बोली, खुशबू, मेरा नाम खुशबू है। तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला,
मैं तो महक बुलाऊंगा और ये दोनों मेरी बहन है, वह भी मेरी बहन है। अथर्व ने ध्रुविका की तरफ उंगली करके कहा, वह प्रेग्नेंट है, तुम इन तीनों के साथ रहना, ये तीनों ही तुम तीनों को कंपनी देगी। फिर अथर्व ने अक्षत की तरफ उंगली करके कहा, वह मेरा खड़ूस भाई है और वह भी जो दया जैसा दिखता है। अक्षत और लक्षण है, उसे घूर कर देखा, तभी वंश और अमन भी आ गए। अथर्व उनकी तरफ भी उंगली करके बोला, ये दोनों भी मेरे भाई ही है। फिर अथर्व मीनल जी से चिपकती हुए बोला, और यह है मेरी गर्लफ्रेंड दादी। तभी निया बोली, और आपकी मंगेतर वह कहाँ है? तो अथर्व ने बिना देखे आध्या की तरफ उंगली करके कहा, वह है मेरी मंगेतर। तो मोनिका चिल्लाते हुए बोली, अथर्व फिर मैं कौन हूँ? तो अथर्व बोला, हाँ तो मैं तुम्हें ही तो कह रहा हूँ, अभी तुम ही तो वहाँ खड़ी थी। फिर आध्या को भी अपने पास सिटी मार करने का इशारा करके बोला, यह मेरी मंगेतर नहीं, यह है मेरी जन जन की दुश्मन नाव्या डार्लिंग को, और यह टांग टूटी रजनीकांत, यह मेरी होने वाली भाभी है। और कहाँ गया इसका वह भागा पति? छोड़ो, भाड़ में जाए कमीना। तभी तैयारी ने पीछे से उसे एक मौका दे मारा। फिर अथर्व ने किया की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह है मेरी परी और वह उसकी माँ डॉल, वह भी प्रेग्नेंट है, बाकी कोई भी काम का नहीं है। तो तुम तीनों इन्हीं जानकर क्या करोगी? सब ने अथर्व को गोरा, लेकिन अथर्व ने सबको इग्नोर करके वंश की पीठ पर चढ़ गया और बोला, चल बाहर गार्डन में चलते हैं। तो बस उससे बहस न करके उसे ऐसे ही ले गया। वहीं अमन ने सबकी नजरें बचाकर रिति को देखा और फिर अथर्व के पीछे निकल गया। उसकी जाने के बाद खुशबू नायरा से बोली, अभिनव सही कहता है, यह बाकी लोगों से अलग पर्सनैलिटी के इंसान है। तभी निया बोली, और कितने क्यूट और फनी है। आध्या और मोनिका दोनों ने ही उसे घूर कर देखा तो राधिका उन्हें भी बाहर गार्डन में ही ले गई। 1:30 सबने लंच किया। उसके बाद अथर्व के सभी दोस्त उसके कमरे में आ गए। वंश का फोन बज तो ललित जी का फोन आ रहा था। वह अथर्व से अभी बात करके आने का कहकर कमरे से निकल गया। वह छत पर चला गया। वहीं राधिका और रिति भी तीनों लड़कियों के साथ अपने कमरे में ही थी। नायर को प्यास लगी तो राधिका उसके लिए नीचे पानी लेने चली गई। जब राधिका पानी लेकर जा रही थी तो सामने से आई मोनिका से टकरा गई। वह उसे सॉरी बोलने लगी, लेकिन मोनिका गुस्से में बोली, राधिका तुम देखकर नहीं चल सकती हो, मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। तो राधिका आंखें तरेरते हुए बोले, हाँ तो पानी ही तो है, सूख जाएगा ना। और तुम इस तरफ कहाँ जा रही हो? अथर्व के कमरे में उसके दोस्त थे उसके साथ, तो नीचे जाकर सबके पास बैठो जाकर तुम। मोनिका बोली, राधिका ये तुम कैसे बात कर रही हो? मुझसे मत बोलो कि मैं भाभी बनने वाली हूँ तुम्हारी। तो राधिका बोली, मैं तुम्हें सॉरी बोला था, लेकिन तुम ही मुझे होकर दिख रही थी तो मैं भी फिर सामने वाले से वैसे ही बात करती हूँ। और अथर्व छोटा है, मुझे तो भाभी होने की धौंस ज्यादा मुझ पर मत दिखाओ, समझी? मोनिका को राधिका पर बहुत गुस्सा आया। राधिका पलट कर वापस जाने लगी तो उसने जानबूझकर उसके लहंगे पर रख दिया, जिससे राधिका आगे गिरने लगी, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। मोनिका और राधिका दोनों ने ही सामने देखा तो वंश ने उसे पकड़ा हुआ था। वह अभी ललित जी से बात करके वापस अथर्व के कमरे में जा रहा था। तभी उसने मोनिका को राधिका को जानबूझकर गिरते हुए देखा तो उसने जल्दी से राधिका को पकड़ लिया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए मोनिका से कहा, ये क्या कहकत है मोनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधिका को गिराने की? राधिका ने वंश की तरफ देखा, उसे उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र और मोनिका के लिए बेहद गुस्सा दिखा। तभी मोनिका बोली, अरे वह लगता है दोस्त के घर में ही सेड मेरी जा रही है। अथर्व की नाक के नीचे कहीं तुम दोनों प्यार रूपी फूल तो नहीं मिला रहे? वैसे जोड़ी अच्छी रहेगी तुम दोनों की, ऐसी ही लड़की के लायक हो तुम तो। वंश मोनिका से बोला, और तुम किसी भी लड़के के लायक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है अथर्व तुमसे शादी तुम ही खुश करने के लिए कर रहा है? नहीं, तुम सोच भी नहीं सकती कि वह तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। तो मोनिका हंसते हुए बोली, मुझे पता है वह मुझसे शादी मुझे सबक सिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन वह भी मुझे नहीं जानता। एक बार यह शादी हो जाए तब देखना, उसे भी अपनी खूबसूरती के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि वह जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगा मेरी जिस्म के मोह से। और फिर मैं तुम सब दोस्तों को उसकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। और तुम राधिका, अब से तुम भी इन सब की लिस्ट में शामिल हो गई हो, बड़ी बहन माय फुट। मोनिका वहां से चली गई। वही वंश ने राधिका को छोड़ दिया। वह उससे बोला, अपना ध्यान रखो और उसे लड़की से दूर रहना। वंश अथर्व के कमरे में जाने लगा तो देखा दरवाजे पर ही अथर्व से और राधिका को देख रहा था। राधिका वापस और पानी लेने चली गई। वही वंश अथर्व की तरफ बढ़ गया। अथर्व कमरे में आया और वंश से बोल, क्या हुआ? राधिका ने फिर से तुझे कुछ कहा क्या? तो वंश बोला, नहीं। फिर उसने अथर्व को सब कुछ बता दिया, शिवाय अपने और राधिका के बारे
मैं जो मोनिका ने कहा था उसे छोड़कर, तो अथर्व बोला डोंट वरी, 2 दिन की चांदनी में उसे जीने दो, फिर उसकी जिंदगी में सारी रात अंधेरे से भरी रहेगी। तो वंश बोला तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर तूने यह शादी की तो मैं माँ पापा, प्रिया आंटी और अंकल को बता दूंगा, फिर वह यहीं आकर तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। तभी लक्ष्य हंसते हुए बोला अभी थानेदारों को भूल गया क्या, वह मंडप में ही इसकी और मोनिका की धुलाई कर देगी जिन्हें पापा भी नहीं रोकेंगे। उसके बाद सुनकर जहां बाकी सब हंसने लगे वही अथर्व का मुंह बन गया। मोनिका ने जानबूझकर राधिका के लहंगे पर रख दिया जिसे राधिका गिरने लगी, लेकिन वह करती उससे पहले ही वंश ने उसे पकड़ लिया। वह अभी ललित जी से बात करके वापस अथर्व के कमरे में जा रहा था, तभी उसने मोनिका को राधिका को जानबूझकर गिरते हुए देखा, तो उसने जल्दी से आकर राधिका को पकड़ लिया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए मोनिका से कहा ये क्या हरकत है मोनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधिका को गिराने की। राधिका ने वंश की तरफ देखा तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र और मोनिका के लिए बेहद गुस्सा दिखा। तभी मोनिका बोली अरे वह लगता है दोस्त के घर में ही सेंध मारी जा रही है। अथर्व की नाक के नीचे कहीं तुम दोनों प्यार के फूल तो नहीं मिला रहे हो, वैसे जोड़ी अच्छी रहेगी तुम दोनों की, ऐसी ही लड़की के लायक हो तुम तो। वंश मोनिका से बोला और तुम किसी भी लड़के के लायक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है अथर्व तुमसे शादी तुम्हें खुश करने के लिए कर रहा है? नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते वह तुम्हारे साथ क्या करने वाला है। उसकी बात सुनकर मोनिका हंसते हुए बोली मुझे पता है वह मुझसे शादी मुझे सबक सिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन वह भी मुझे नहीं जानता। एक बार यह शादी हो जाए तब देखना उसे भी अपनी खूबसूरती के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि वह जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगा मेरे जिस्म के मोह से, और फिर मैं तुम सब दोस्तों को उसकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। और तुम राधिका, अब से तुम भी इन सब की लिस्ट में शामिल हो गई हो। बड़ी बहन माय फुट। इतना कहकर मोनिका वहां से चली गई। वही वंश ने राधिका को छोड़ दिया। वह उससे बोला अपना ध्यान रखो और उसे लड़की से दूर रहना। वह अथर्व के कमरे में जाने लगा तो देखा दरवाजे पर ही अथर्व से और राधिका को देख रहा था। राधिका वापस और पानी लेने चली गई। वही वंश अथर्व की तरफ बढ़ गया। अथर्व कमरे में आया और वंश से बोल क्या हुआ, राधिका ने फिर से तुझे कुछ कहा क्या? तो वंश बोला नहीं। फिर उसने अथर्व को सब कुछ बता दे दिया सिवाय अपनी और राधिका के बारे में जो मोनिका ने कहा था उसे छोड़कर। तो अथर्व बोला डोंट वरी, 2 दिन की चांदनी में उसे जीने दो, फिर उसकी जिंदगी की सारी रातें अंधेरे से भरी रहेगी। तो वंश बोला तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर तूने यह शादी की तो मैं माँ पापा, प्रिया आंटी और अंकल को बता दूंगा, फिर वह यहीं आकर तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। तभी लक्ष्य हंसते हुए बोला अभी थानेदार को भूल गया क्या, वह मंडप में ही इसकी और मोनिका की धुलाई कर देगी जिन्हें पापा भी नहीं रोकेंगे। उसकी बात सुनकर जहां बाकी सब लोग हंसने लगी वही अथर्व का मुंह बन गया। ठाकुर हवेली में हल्दी की तैयारी चल रही थी। आरती के पेरेंट्स भी आ चुके थे, उसका सौतेला भाई नहीं आया था। बड़ी मुश्किल से आरती को समझा बूझकर उसे अध्याय के साथ हरेसमेंट वाले केस से बाहर निकल गया था। वही विकी अब पुलिस की हिरासत में था। हल्दी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अथर्व और अखिल दोनों को बुला लिया गया था। अथर्व जब वहां पहुंचा तो एक तरफ दोनों लड़कियां बैठी हुई थी, एक तरफ उसके और अखिल के बैठने की जगह थी। अथर्व ने देखा तो रोहिणी और राधा हल्दी लेने अंदर जा रही थी। तो अथर्व मिनल जी के पास आया और बोला दादी मेरे साथ चलिए। तो मीनल चीज उसके साथ चली गई। वहीं पर राकेश, रंजीत, मोहन जी और आदित्य खड़े थे। अथर्व उनके सामने बोला दादी पहले ही बता रहा हूँ वह औरत मुझे हल्दी नहीं लगाएगी। सब समझ गए कि अथर्व रोहिणी के बारे में बात कर रहा है। तो मीनल जी उसे समझाते हुए बोली अर्थ बताए, तू कैसी बातें कर रहा है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, वह सब क्या सोचेंगे, और लड़की की माँ तो उसे हल्दी नहीं लगेगी तो हल्दी की रस्म कैसे शुरू होगी? तो अथर्व गुस्से में बोला दादी वह औरत मेरी माँ नहीं है और आप मुझे हल्दी लगाकर यह रस्म शुरू कर दीजिएगा। उसे औरत का साया भी मैं खुद पर पड़ने ना दूं, फिर वह हल्दी के बहाने मुझे चूहे कि मुझे गुस्सा आएगा दादी, और मैं डेविल कोई इस औरत के सामने कंट्रोल बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। अगर मैं इस औरत पर हमला कर दिया तो फिर ये लोग क्या सोचेंगे? तो राकेश दांत पीसते हुए बोला इतनी ही उसकी जीवन छप जाएगी, तुम्हें मत भूलो उसी ने जन्म दिया है तुम्हें, वही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए है। तो अथर्व भी गुस्से में बोला तो मुझ पर एहसान किया है, उसने खुद को बचाने के लिए पैदा किया था उसे, औरत ने मुझे और चाहिए नहीं कर रहा मैं यह शादी। ठीक कहकर अथर्व वहां से जाने लगा। तभी मिनल जी उसे रोकते हुए बोली अर्थ मेरे बच्चे की तो क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है नहीं लगाएगी रोहिणी तुझे हल्दी अब खुश? तो अथर्व ने उनका गाल चुम्मा और वहां से चला गया। उसने आधे को देखा जो खुशबू और राधिका लोगों के साथ खड़ी थी। अथर्व जाकर अखिल के बगल में बैठ गया। दोनों को ही सबसे पहले हल्दी मीनल जी ने लगे, उसके बाद राधा ने हल्दी लगाई जो अथर्व ने चुपचाप लगवाए। रोहिणी भी आगे जाने लगी तो
मीनल जी ने उसे रोकते हुए आंखों से ही मना कर दिया। मीनल जी धीरे से बोली, अथर्व नहीं चाहता कि तुम उसे हल्दी लगाओ। ये सुनकर रोहिणी की आंखें भर आई। उसने अखिल को भी हल्दी नहीं लगाई, वरना सब लोग सवाल करते कि एक लड़के को हल्दी लगाए और एक को नहीं। जब उससे पूछा गया कि उसने हल्दी क्यों नहीं लगे तो उसने कह दिया कि उसे हल्दी से एलर्जी है। ऐसे ही एक एक करके सब ने अखिल और अथर्व को हल्दी लगा दी। उसका कोई भी दोस्त खुश नहीं था, क्योंकि यह हल्दी मोनिका के साथ थी। नायरा और बाकी दोनों लड़कियों ने भी हल्दी लगाई। आज अथर्व और अखिल की हल्दी थी। अथर्व जाकर अखिल के बगल में बैठ गया। दोनों को ही सबसे पहले हल्दी मीनल जी ने लगे। उसके बाद राधा ने हल्दी लगाई, जो अथर्व ने चुपचाप लगवा ली। रोहिणी जब आगे जाने लगी तो मीनल जी ने उसे रोकते हुए आंखों से ही मना कर दिया और मीनल जी धीरे से बोली, अथर्व नहीं चाहता कि तुम उसे हल्दी लगाओ। ये सुनकर रोहिणी की आंखें भर आई। उसे अखिल को भी हल्दी नहीं लगाई, वरना सब लोग सवाल करते कि एक लड़के को हल्दी लगाए और एक को नहीं। जब उसने पूछा गया कि उसने हल्दी क्यों नहीं लगे तो उसने कह दिया कि उसे हल्दी से एलर्जी है। ऐसे ही एक एक करके सब ने अखिल और अथर्व को हल्दी लगा दी। उसका कोई भी दोस्त खुश नहीं था, क्योंकि यह हल्दी मोनिका के साथ थी। नायरा और बाकी दोनों लड़कियों ने भी हल्दी लगाई। आखिर में बारी आए आध्या की, तो उसने पहले अखिल को हल्दी लगाई और फिर अथर्व को हल्दी लगाने लगी। तभी अथर्व धीरे से उसके कान में बोला, आज कुछ खुराफाती करते हैं। ये सुनकर आध्या बोली, मतलब इससे पहले अध्यक्ष कुछ समझ पाती। अथर्व ने हल्दी का पूरा कटोरा आध्या के सर पर उड़ेल दिया, जिसे आध्या के साथ साथ वहां खड़े सब लोग हक्के बक्के रह गए। हल्दी आध्या के चेहरे पर टपकने लगी तो अथर्व ने अपने दोनों हाथों से वह हल्दी उसके चेहरे पर पोत दी और जोर से चिल्लाया, है हैप्पी हल्दी टू मी। वही सब लोग शौक से अपनी जगह खड़े हो चुके थे। तभी एक औरत जोर से चिल्लाए, अरे ये क्या किया, ये हल्दी तो दुल्हन को लगने वाली थी। तभी मीनल जी आगे आए और बोले, अर्थ बेटा ये क्या किया, ये हल्दी मोनिका को लगने वाली थी, अब उसे क्या लगाएंगे। उसके बाद सुनकर अथर्व बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, सॉरी दादी, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस बोर हो गया था तो सोचा थोड़ा सा मस्ती मजाक हो जाए। तब तक मोनिका भी उठकर वहां आ चुकी थी और उसके घर वाले भी। मोनिका की मां बोली, माताजी आपका पोता किसी भी चीज को सीरियस क्यों नहीं लेता, शादी की पहली रस्म में ही इतना बड़ा आप शगुन हो गया, दुल्हन की जगह हल्दी इस लड़की को लग गई। तभी आरती की सौतेली मां बोली, मैं तो पहले ही रहती थी ये लड़की इन्हीं के बेटे को फंसाएगी, देखा जरूर इसने अपने लटके झटके से बहलाया होगा इस लड़के को। तभी आरती बोली, माँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ आध्या की कोई गलती नहीं है, आप फिर भी उसी के पीछे क्यों पड़ी रहती है। तो मोनिका अथर्व से बोली, अथर्व तुमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। तो अथर्व बोला, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम तो मुझे जानती हो ना अच्छे से कि मैं कितनी जल्दी बोर हो जाता हूँ, मुझे हर वक्त अपने आसपास एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। मैं कब से वहाँ बैठा बैठा बोर हो गया था, अब मैं किसी और लेडी को हल्दी लगाते हुए अच्छा थोड़ी लगता। और इस घर में अब तक मेरा सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट इसी नाव्या डार्लिंग ने किया है, हम दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। कल इसने मुझे परेशान किया था तो मैं बस बदला लेने के चक्कर में इसके ऊपर हल्दी डाल दी। अब इसमें कौन सा अपशगुन हो गया यार, तुम ही हल्दी लगानी है ना तो लगाओ इसके मुंह पर से उतर कर हल्दी। तो मोनिका की माँ बोली, नहीं मेरी बेटी को किसी की उत्तरण नहीं लगेगी। तभी मीनल जी अथर्व को बैठे हुए बोली, ठीक है दोबारा ये रस्म करते हैं। राधा, जो एक और कटोरा हल्दी का रखा है किचन में वह ले आओ, और तू अब अगर तूने कोई कारनामा किया तो मैं यही तेरी पिटाई कर दूंगी, उन्होंने अथर्व से कहा। और मोनिका से बोली, मोनिका बेटा यही अथर्व के पास बैठ जाओ। तो मोनिका अथर्व के पास ही बैठ गई। अथर्व ने अपने दोस्तों को सबसे छुपा कर आंख मार दी तो सब मुंह दबाकर हंसने लगे, मान गए यार ये लड़का सच में बहुत चालाक है, शगुन की हल्दी आद्या को लगा दी। वही राकेश और आदित्य भी समझ चुके थे कि अथर्व ने ये सब जानबूझकर किया है। वही आध्या एक तरफ खड़ी खुद को मुस्कुराने से रोकने की कोशिश कर रही थी, उसका मन कर रहा था अभी अथर्व को किस कर लें। रोहिणी भी आध्या को ही देख रही थी, वैसे भी अब उसे जब मोनिका का सारा सच पता था तो उसे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता था, उससे अथर्व ने आध्या को चुना था, इसलिए अब वह उसे ही अपने होने वाली बहू मानने लगी थी। अब पहले सब ने दोबारा से अथर्व को हल्दी लगाए और फिर मोनिका को, उसके बाद सब लोग अंदर हवेली में आ गए। सबको चाय नाश्ता सवे किया गया और अथर्व और अखिल को नहाने भेज दिया गया। अथर्व अपने कमरे में आया तो उसके दोस्तों ने उसे दबोच लिया, तो लक्ष्य बोल, तेरे दिमाग में ऐसे अतरंगी आइडिया कैसे आ जाते हैं, मतलब सब लोगों के सामने आध्या को अपनी हल्दी लगा दी, तुझे डर नहीं लगता क्या अपने आप
से वह कैसे घर रहा था तुझे और आध्या को, और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुझ पर तो चलो उनका जोर नहीं चलता, लेकिन आध्या उसे कैसे ठीक नहीं दे रहे हैं वह यहाँ। तो अथर्व बोला, उसे एक दिन मैंने अच्छे से झाड़ दिया था कि अगर मेरी नाव्या डार्लिंग को यहाँ से गई तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगा। तो वंश बोला, हल्दी तो चलो हो गई, कल मेहंदी में क्या करोगे? तो अथर्व बोल, लगने दो उसे मेहंदी, अपना नाम तो मैं अपनी डार्लिंग के हाथों में ढूंढ लूंगा, अब निकालो सब यहाँ से, मुझे नहाना है। तो सब लोग कमरे से बाहर आ गए। अथर्व वॉशरूम में गया, उसने कपड़े उतार कर एक साइड फेंक दिए, तभी पीछे किसी ने उसे पिच किया। अथर्व डर से पीछे भी चलते हुए पीछे घुमाव से लगा कि मोनिका उसके वॉशरूम में घुस आई है, लेकिन पीछे आध्या उसे अपनी बिल्ली जैसी भूखी ललचाई नजरों से देख रही थी। तब अथर्व ने भी उसकी कमर में दोनों बाजू लिपी ली और उसे खुद से सता लिया और बोला, तुम्हें डर नहीं लगा? मेरी जगह अगर कोई और वॉशरूम में आ जाता है? तो आद्या बोली, बस मुझे पता था कि तुम ही होंगे। उसने अपनी एड़ियों को ऊपर उठाया और अथर्व के होठों पर होठ रख दिए। कुछ देर बाद वह अलग हुए तो अथर्व ने उसके गालों गार्डन सूट से झांकती ऊपर ही खुला सारा बदन चूम लिया और बोला, बस अब और नहीं, तुम अभी फिलहाल कुछ भी करने के काबिल नहीं हो। आध्या को जैसे ही अपने पीरियड्स का ध्यान आया तो उसने एक मुख्य अथर्व को मारा और बोली, मेरा मजाक उड़ाते हुए देखना, सुहागरात पर लड़कियां घबराती है, उसे रात तुम मुझे डरोगे, छोड़ूंगे नहीं मैं तुम्हें। तब अथर्व ने भी उसे करके किस किया और बोला, अच्छा देखते हैं फिर, अभी तुम जो अक्षत या कोई और गया तो वह तो पहले ही तुम्हें हवसी कन्या कहते, जाओ जल्दी। तो आध्या वहां से चली गई। कुछ देर बाद अथर्व और अखिल दोनों नहाकर आए तो देखा मोनिका और उसका परिवार जा रहा था। मोनिका अथर्व से कल मिलने का कर चली गई। आरती के पेरेंट्स भी जा चुके थे, लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। अथर्व नाटक करते हुए बोला, दादी आज तो मैं थक गया, जल्दी से कॉफी बनवा दो मेरे और सबके लिए। तो मीनल जी ने एक नौकरानी को कॉफी बनाने के लिए कह दिया। तभी अथर्व बोला, दादी मुझे भूख भी लगी है, कुछ बचा हो तो दे देना। तो राधा बोली, माँ दोपहर के चावल बच्चे हैं। तो अथर्व बोला, ठीक है उन्हें ही फ्राई करके दे दो। तो मीनल जी ने राधा को ही किचन में भेज दिया। सब लोग बैठे ही थे, तभी गार्ड निर्भय लोगों को लेकर प्रकट होते हुए बोला, सर ये लोग कह रहे हैं कि यह आपके दोस्त हैं। तो अथर्व ने उन चारों को ही अंदर आने को कहा और फिर अक्षत और बाकी सबसे, वह जो लंबू सा वह है निर्भय, वह कोरियन जैसा है वह है नित्यम, और यह है अभिनव और समर। अक्षत और बाकी सब दोस्त ने उन चारों को ही घूर कर देखा, फिर उन सब से है बोले वह कुछ बोलते, तभी अथर्व ने कुछ ना बोलने का इशारा किया, जिसे समझकर निर्भय चुप हो गया। तो अथर्व उनसे बोला, बैठ जाओ, कॉफी पीकर चले जाना। और वेदांत नहीं आया तुम सबके साथ? तो निर्भय बोला, नहीं सर। तभी नायरा बोली, निर्भय तुम सपना लेट कर दिया, हल्दी का फंक्शन तो खत्म भी हो गया। तभी नित्यम बोला, हाँ हम दो जगह जाकर ही थक गए थे, फिर सोचा तुम तीनों को भी लेते हुए चले। कुछ देर बाद सब ने कॉफी पी और फ्री किए, चावल ज्यादा थे तो सब में वही खा ली। उसके बाद निर्भय और बाकी सब जाने लगे तो अथर्व उनके साथ बाहर जाते हुए बोला, मैं तुम सबको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तभी मीनल जी बोली, अर्थ गेट से बाहर मत निकल जाना और ये ले इसे साथ रख अपने। उन्होंने छोटा सा चाकू अथर्व को पकड़ा दिया। तो अथर्व बोला, दादी से तो किसी की उंगली भी नहीं कटेगी। तो सबने उसे घूर कर देखा था। वह मीनल जी बोली, बस तुझे अपने साथ रखना है, किसी पर उसे नहीं करना है नालायक। तो अथर्व निर्भय लोगों के साथ बाहर निकल गया। सब लोग बैठे ही थे, तभी गार्ड निर्भय लोगों के साथ प्रकट होते हुए बोला, सर ये लोग कह रहे हैं कि यह आपके दोस्त है। तो अथर्व ने उन चारों को ही अंदर आने को कहा और फिर अक्षत और बाकी सब से बोला, वह जो लंबू सा वह है निर्भय, वह कोरियन जैसा है वह है नित्यम, और यह है अभिनव और समर। अक्षत और बाकी सब दोस्तों ने उन चारों को ही घूर कर देखा, फिर उन सब से है बोले वह कुछ बोलते, तभी अथर्व ने कुछ ना बोलने का इशारा किया, जिसे समझकर निर्भय चुप हो गया। तो अथर्व उनसे बोला, बैठ जाओ, कॉफी पीकर चले जाना। और वेदांत नहीं आए तुम सबके साथ? तो निर्भय बोला, नहीं सर। तभी नायरा बोली, का निर्भय तुम सबने लेट कर दिया, हल्दी का फंक्शन तो खत्म भी हो गया। तो नित्यम बोला, हाँ हम दो जगह जाकर ही थक गए थे, फिर सोचा तुम दोनों को भी लेते हुए चले। कुछ देर बाद सब ने कॉफी पी और फ्री किए, चावल ज्यादा थे तो सब ने वही खा ली। उसके बाद निर्भय और बाकी सब जाने लगे तो अथर्व उनके साथ बाहर जाते हुए बोला, मैं तुम सबको बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो मीनल जी बोली, अर्थ गेट से बाहर मत निकल जाना और यह साथ रख अपने। उन्होंने एक छोटा सा चाकू अथर्व को पकड़ा दिया। तो अथर्व बोला, दादी से तो किसी की उंगली भी नहीं कटेगी। यह सुनकर सब ने उसे घूर कर देखा। तब मीनल जी बोली, यह बस तुझे अपने साथ रखना है, किसी पर उसे नहीं करना है नालायक। तो अथर्व निर्भय लोगों के साथ बाहर निकल गया। अथर्व गेट से पीछे ही रुक गया और निर्भय लोगों से बात करने लगा। ऐसे ओपन में बात करना निर्भय को सही नहीं लगा। तो अथर्व बोला, मैं रात को वेदांत से बात कर लूंगा। तभी निया बोली, सर आपने जानबूझकर वो हल्दी उसे लड़की को लगाई थी है ना? तो अथर्व बोला, तुम्हें कैसे पता? तो नायरा बोली, हमने आपको और आपके भाइयों को हंसते हुए देखा था। तो अथर्व बोला, कल मेहंदी है, तुम सब कल शाम को नाचने गाने आ सकते हो।
इससे मेरे भाइयों को मुझ पर शक नहीं होगा। वह सब तुम चारों को सबकी निगाहों से घूर रहे थे तो निर्भय ने हाँ कह दिया और फिर वह सब वहां से चले गए। अथर्व वापस अंदर आ गया तो वंश बोला, अच्छा तो हम भी चलते है। तो अथर्व बोला, तुम सब भी मेहंदी में टाइम पर पहुंच जाना। तो वंश बोला, पर यह सब फंक्शन तो औरतों को करने होते हैं, हम वहां क्या करेंगे। तो अथर्व उसे धमकाते हुए बोला, ये देख रहा है ना, चाकू छोटा है लेकिन काम बहुत अच्छे से करता है। मैं बहुत टाइम से तेरे नाटक देख रहा हूँ। तभी अमन बीच में घुसते हुए बोला, ठीक है हम आ जाएंगे, अब जाए, ललित अंकल ने हमें सीधा पुलिस स्टेशन ही बुलाया है। तो अथर्व बोलते, किस कैसे अच्छे बच्चे की तरह बात मानी जाती है। तो वह आंखें तरेरते हुए बोला, खुद तो जैसे तू हमारी सारी बात मानता है। कोई नहीं जा रहा हो, अंकल से शिकायत करूंगा तेरी, वह कान खींचेंगे तब तेरी अकल ठीक होगी। तो अब अथर्व नाटक करते हुए बोला, अच्छा मेरी चुगली करेगा, रुक तुझे बताता हूँ। अथर्वा ने जल्दी से अपनी चप्पल उतारी और सामने देखा तो वंश अमन को लेकर भाग रहा था। पीछे लक्ष्य, अक्षत और धैर्य हंस रहे थे। तभी लक्ष्य भी उनके पीछे चला गया। उनके जाने के बाद अथर्व टीवी के सामने बैठ गया। आध्या भी कपड़े बदल कर आ चुकी थी। अथर्व उसे देखकर आड़े टेढ़े मुंह बनाने लगा तो बदले में वह भी उसे वैसे ही जवाब देने लगी। बीच में किया कभी अथर्व को देखते कभी अपनी मासी को, वह खिलखिलाकर हंसने लगी तो सबका ध्यान उसे पर गया। आध्या ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, मेरा गोलू बेटा कहकर उसके गाल पर किस कर दी। तो अथर्व जोर से बोला, ए। सब उसे घूरने लगे। वही आध्या जानबूझकर किया को किस करके अथर्व को जलाने लगी। वह जो भी उन दोनों के बारे में जानते थे वह कुछ कुछ समझ भी रहे थे। आदित्य और राकेश आध्या को घूर रहे थे। दोनों ही मन में बोले कि ये लड़की भी कम नहीं है। अथर्व जलने भूनने के बाद अपने कमरे में चला गया। उसने वेदांत से सब कुछ पता किया और फिर बेड पर गिरते हुए बोला, चलो आज तो दिन में भी नहीं सोया, अभी सो लेता हूँ। तभी अक्षत और धैर्य वहां आ गए। उसे सोते देखकर दोनों लड़कों ने ही टाइम देखा तो 6 बजे रहे थे। अक्सर उसे उठाते हुए बोला, चल उठ, इस समय सो रहा है, रात को फिर उल्लू बना फिरता रहेगा। लेकिन अथर्व ना उठने का नीचे करके सोया था तो वह टस से मस नहीं हुआ तो दोनों थक हार का नीचे ही चले गए। हवेली में डिनर का टाइम हो गया था। जब अक्षत अथर्व को उठाने गया तो अथर्व ने उठने से मना कर दिया। अक्षत ने बहुत कोशिश की कि वह टाइम से डिनर कर ले लेकिन अथर्व जब नहीं उठा तो वह अकेला ही नीचे आ गया। उसे अकेले आते देखकर मीनल जी बोली, अक्षत बेटा अर्थ नहीं आया। तो अक्सर बोला, दादी वह सो रहा है, बहुत उठाया लेकिन उठा ही नहीं। तो आयुष बोला, उसका पेट भरा होगा इसलिए वह नहीं आए दादी, उसने शाम को तो वह फ्राइड राइस खाए थे। तो अक्षत बोला था थी उसका डिनर रखवा दीजिएगा, वह रात में जरूर उठकर खाएगा। उसके बाद सबने शांति से खाना खाया। रात के लगभग 12:30 बजे तेरे को भूख लगी जिससे वह उठ गया। उसने अपनी नींद पूरी कर ली थी। उसने अपने बगल में देखा तो अक्षत और धैर्य दोनों के उसके अगल बगल सो रहे थे। वह चुपके से उन दोनों के बीच में से निकल गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल गया। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और आध्या बाहर आकर बोली, तुम अकेले, मुझे लगा था तेरे साथ में होगा। वह कह रहा था कि वह तुम्हें खाना दे देगा। तो अथर्व बोला, वह सो रहा है, तुम क्यों उठ गई। तो आध्या बोली, तुम्हें खाना देने के लिए जाग रही थी, चलो मैं खाना गर्म करके देती हूँ। तो अथर्व उसके साथ किचन में चला आया। वही आदित्य भी अपने कमरे में जाग रहा था। उसने किचन में खटपट की आवाज सुनी तो उसे लगा कि अथर्व है। वह भी उठकर बाहर आ गया। उसने जब अथर्व को किचन की स्लैब पर बैठे देखा तो उसे लगा कि धैर्य उसके साथ है। तभी आगे आने पर उसने आजा को देखा जो गैस पर उसके लिए खाना गर्म कर रही थी। तो वो पिलर की ओट में छिपकर उन्हें देखने लगा। आध्या अथर्व को खाना दिया तो वह उसे भी खाने के लिए पूछने लगा। तो आध्या में 2 चम्मच चावल खा लिए जो अथर्व ने अपने हाथों से खिलाए थे। उसके बाद आध्या ने अथर्व को अपने हाथों से सारा खाना खिलाया। वह दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। आदित्य की समझ में नहीं आ रहा था कि अथर्व मोनिका से शादी क्यों कर रहा है। वह वहां से अपने कमरे में चला गया। वही अथर्व अपनी हाल में टीवी ऑन किया और आध्या से बोला, तुम जाकर सो जाओ, मुझे अब नींद नहीं आएगी। लेकिन आध्या ने जाने से मना कर दिया और उसके पास ही बैठ गई। रात के लगभग 12:30 बजे अथर्व को भूख लगी जिससे वह उठ गया। उसने अपनी नींद पूरी कर ली थी। उसने अपने बगल में देखा तो अक्षत और अध्याय ये दोनों ही उसके अगल बगल सो रहे थे। वह चुपके से उनके बीच में से निकल गया। उसने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल गया। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला और आध्या बाहर आकर बोली, तुम अकेले, मुझे लगा था धैर्य साथ में होगा, वह कह रहा था कि वह तुम्हें खाना दे देगा। तो अथर्व बोला, वह सो रहा है, तुम क्यों उठ गई। तो आध्या ने कहा, तुम्हें खाना देने के लिए जाग रही थी, चलो मैं गर्म करके दे देता हूँ। तो अथर्व उसके साथ किचन में चला आया।
वही आदित्य भी अपने कमरे में जाग रहा था। उसने किचन में खटपट की आवाज सुनी तो उसे लगा कि अथर्व है। वह भी उठकर बाहर आ गया। उसने जब अथर्व को किचन की स्लैब पर बैठे देखा तो उसे लगाकर दे रही है उसके साथ है। तभी आगे आने पर उसने आजा को देखा जो गैस पर उसके लिए खाना गर्म कर रही थी। वह पिलर के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। आध्या ने अथर्व को खाना दिया तो वह उसे भी खाने के लिए पूछने लगा तो आध्या नहीं 2-3 चम्मच चावल खा लिए जो अथर्व ने अपने हाथों से खिलाए उसे। उसके बाद आध्या ने अथर्व को अपने हाथों से सारा खाना खिलाया। वह दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। आदित्य की समझ में नहीं आ रहा था कि अथर्व मोनिका से शादी क्यों कर रहा है। फिर वह वहां से अपने कमरे में आ गया। वही अथर्व ने हाल में टीवी ऑन किया और आध्या से बोला तुम जाकर सो जाओ, मुझे अब नींद नहीं आएगी। तो आध्या ने जाने से मना कर दिया और वह भी उसके पास ही बैठ गई। अगले दिन सुबह जब रोहिणी उठकर नीचे आए तो उसने अथर्व को आध्या की गोद में सर रखकर सोते देखा। आध्या सोफे पर बैठी हुई सो गई थी। सामने टीवी अभी भी चल रहा था। राकेश या फिर कोई और उन दोनों को ना देख ले इसलिए उसने आध्या को उठा दिया जिससे अथर्व भी उठकर बैठ गया। उसने रोहिणी को इग्नोर किया और ऊपर अपने कमरे में आ गया जहां अक्षत और धैर्य सो रहे थे। लेकिन अथर्व को शैतानी सूझी। वह वॉशरूम में गया और बाल्टी भरकर पानी लेकर बाहर आया और अगले ही पल उसने वह बाल्टी उन दोनों के ऊपर खाली कर दी। अक्षत और धैर्य दोनों ही चिल्लाते हुए उठकर बैठ गए और अथर्व हंसते हुए बाहर की तरफ भाग गया। वही दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा और वह भी उसके पीछे भाग गए। सब लोग सो रहे थे अभी भी। मोहन जी, मिनल जी और बड़े लोग सब जगे हुए थे। सबकी नींद हवेली में गूंजती। अथर्व के हंसने और उसके दोस्तों के चिल्लाने से खुली। 5:30 बजे उन दोनों ने हवेली में हुड़दंग मचाया हुआ था। अथर्व ने दोनों लड़कों को भगा भगा कर भगा दिया लेकिन वह किसी के भी पकड़ में नहीं आया। वह बहुत तेज भागता था। ये बात दोनों लड़के जानते थे। आखिर ट्रेन किया गया था उसे, बाकी लोग ये बात नहीं जानते थे। अक्षत और धैर्य दोनों ही सोफे पर पड़ गए। वही अथर्व हवेली की उसे हिस्से में जा पहुंचा जहां पुराना सामान रखा होता था। दोनों लड़के सोफे पर पड़े हाफ रहे थे। तभी रंजीत बोला क्या हुआ है, तुम दोनों ऐसे और उसे दौड़ा क्यों रहे हो। तो धैर्य बोला अंकल इसने हमें सोते हुए नहला दिया। मतलब अगर हम लेट तक सोए रहते हैं तो बात अलग थी लेकिन अभी 5-5:30 बजे थे। मैं तो नहा ही लेता हूँ, कपड़े तो भीग गए हैं। तो अक्षत भी वहां से ऊपर कमरे में चला गया। अथर्व ने अब भागना बंद कर दिया था क्योंकि अक्षत और धैर्य उसके पीछे नहीं आ रहे थे। वह खुद से बोला है यह मैं कहाँ आ गया। पहले तो ये हिस्सा मैं हवेली में नहीं देखा। अरे पर पहले तो मैं बस दादी के कमरे में ही जाता था। ये कौन सा कमरा है। अथर्व एक स्टोर रूम टाइप कमरे में चला गया जहां पर हर चीज सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। अथर्व बोला ये तो स्टोर रूम लगता है। उसने एक तस्वीर उठाकर देखी तो मीनल जी और मोहन जी की शादी की तस्वीर थी। उसने अपनी दादी को देखा और बोल मेरी दादी तो विश्व सुंदरी थी। वह आगे बढ़ी तो एक अलमारी आधी खुली हुई थी। उसने वह पूरी खोली तो एक एल्बम उसके पैरों में आ गिरी। अथर्व ने वह एल्बम उठा लिया और उसका पन्ना खोलकर देखा तो उसकी दादी की स्कूल की तस्वीर थी। अथर्व ने वह देखी और कहा अरे वह दादी की स्कूल टाइम की फोटो, यह एल्बम तो मैं दादी को दिखाऊंगा। उसने वह एल्बम ली और उसे कमरे से बाहर निकल आया। उसने बाहर आकर देखा तो उसे समझ नहीं आया वह किस तरफ से आया था तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा दादी दादी। वही अक्षत और धैर्य नहा धोकर आ गए थे। उन्होंने चाय पी और फिर मीनल जी से बोले दादी ये लड़का कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो आदित्य और बाकी सब भी आ चुके थे। तभी अथर्व की हल्की सी आवाज सबको सुनाई दी। अक्षत जल्दी से खड़ा हुआ और बोला ये तो अर्थ की आवाज है। तो आदित्य बोल आवाज तो पुराने कमरों की तरफ से आ रही है, लगता है आज फिर ये लड़का खो गया। ये कहकर वह सब उसी तरफ बढ़ गए। सब लोग वहां पहुंचे तो अथर्व बैठा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था। अक्षत के आवाज देने पर भी वह चुप नहीं हुआ। उसके सारे कपड़े मिट्टी से गंदे हो गए थे। सबको देखकर वह गुस्से में बोला दादी यह हवेली बनाई किसने थी, मुझे बता दीजिए, मैं उसका मर्डर कर दूंगा। तो मीनल जी बोली तो इस तरफ क्यों आया और इस तरफ का दरवाजा किसने खोला। तो रोहिणी बोली माँ वह पीतल के बर्तन निकालना थे तो मैं ही कल शाम को वह दरवाजा खुलवाया था। तो अक्सर बोला तू चल पहले चलकर नहा ले, देख कितने मिट्टी लगाई है कपड़ों पर। तो अक्षत तू चलते हुए बोला दादी ये देखिए मुझे आपके स्कूल टाइम की फोटो एल्बम मिली है। तो मीनल जी बोली ठीक है चल हाल में बैठकर देख लेना, पहले यहाँ से चल। मीनल जी थोड़ी गुस्से में लग रही थी जिसे अथर्व उन्हें घूरने लगा। उसने चलते हुए पीछे मुड़कर रास्ता जाता और बोला लगता है यहाँ पर कुछ है वरना हमारे इधर आने से दादी को गुस्सा क्यों आएगा। तभी डेविल बोला मुझे बड़ी भयंकर फीलिंग आ रही है जैसे इस तरफ कुछ है। ठीक है दोबारा यहीं पर सेंध मारेंगे। अथर्व हाल में आया तो अक्षत ने एल्बम लेकर उसे नहाने भेज दिया। धैर्य और वह बैठकर एल्बम देखने लगे। मिनल जे की सूट सलवार में कई फोटो थी जिसमें उन्होंने 2 चोटियां बनाई हुई थी। एक बड़ी सी फैमिली फोटो भी आई जिसमें मोहन जी और मीनल जी के परिवार वाले थे, उसमें सबके साथ खड़े
एक इंसान के चेहरे पर दोनों की नजर ठहर गई और वह दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अक्षत बोला, अरे दादी, यह कौन है? ये तो दादाजी है, पता चल रहा है, लेकिन ये तो मीनल जी ने उसे चेहरे को देखा और बोली, बेटा है, इनके बड़े भाई है। ये सुनकर अक्षत की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वह चेहरा उसके दादाजी करणवीर जी जैसा लग रहा था। वह बचपन में उन्हें बिना दाढ़ी मूंछ के देख चुका था। तो धैर्य एल्बम को लेकर खड़ा होते हुए बोला, चल बाकी फोटोज ऊपर अथर्व के साथ देखेंगे, चल। तो अक्षत को वहां से ले गया। अक्षत अभी भी सदमे में था। इसका मतलब उसके दादा का ठाकुर फैमिली से पुराना रिश्ता था, वह भी खून का। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह अथर्व से इतना प्यार क्यों करते हैं। अथर्व नहाकर बाहर आया तो उसने अक्षत और धैर्य को बेड पर बैठे देखा। तो अथर्व बोला, धैर्य, इस कबाड़ी को क्या हुआ? तो धैर्य बोला, ये देख, तू देखेगा तो हिल जाएगा। अथर्व अपने बाल झड़ते हुए बोला, देखा क्या? देखकर इसके तोते उड़ गए हैं। अथर्व ने जब वह फोटो देखी तो वह थोड़ा चौंक गया और बोला, इसका मतलब नाव्या डार्लिंग सही कह रही थी, उसने सच में दादू की फोटो यहाँ हवेली में देखी थी। जब अक्षत ने उसे देखा तो अथर्व ने उसे दिन की बात बताई जो आध्या ने कही थी। फिर वह बोला, उसी दिन मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या उनका इस परिवार से कोई रिश्ता है, तो वह सब पक गए थे और मैंने उन्हें सब समझने का नाटक करके खूब डराया भी था। जब तूने फोन किया था, उनके उड़ा हुआ रंग देखकर मैं बात टाल दी थी, और अभी कुछ देर पहले दादी का रिएक्शन, वह भी गुस्से में थी कि वह दरवाजा क्यों खुला छोड़ गया। वैसे तुम दोनों ने उनसे पूछा नहीं कि यह कौन है? ये तो धैर्य अक्षत को देखते हुए बोला, उन्होंने कहा कि यह तेरे दादा के बड़े भाई है। अथर्व ने हैरानी से अक्षत को देखा और फिर बोला, इसका मतलब हम दोनों सच में भाई हैं? ये कहकर वह अक्षत के ऊपर कूद गया। वही अक्षत बोला, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। वह भी खुश हो गया। उसके बाद अथर्व बोला, अब समझ में आ रहा है उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा, लेकिन अगर ये दोनों बूढ़ा भाई है तो साथ क्यों नहीं रहते? और सरनेम मालिक कैसे है इनका? लगता है दोबारा उसे कमरे में जाना पड़ेगा। ठीक है, हम आज रात को ही उसे कमरे में चलेंगे। तब धैर्य बोला, भूल गए, आज सब लोग मेहता के बुक किए हाल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अथर्व बोला, ठीक है, जब दादी और सब लोग इधर उधर होंगे तो मैं मौका देखकर वहां घुस जाऊंगा। तो अक्षत बोला, मैं भी साथ चलूंगा तेरे। तो अथर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद उन दोनों ने सबके साथ मिलकर नाश्ता किया।